और अरावली वाले मामले में आज हम गुड़गांव से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये कर रहे हैं उसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि सौभाग्य से कहें या जो सरकार ने जो स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट में उस बात के बाद दुर्भाग्य से कहें, वो तो जनता ही फैसला करे। लेकिन हमारे देश के पर्यावरण मंत्री जी भी, भूपेंद्र यादव जी भी गुड़गांव से, और गुड़गांव में इसलिए भी हम कर रहे हैं कि ये बात ठीक है कि अरावली का 10% ही हरियाणा में आता है, बाकी राजस्थान में ज़्यादा है। जनता ने, देश की जनता ने, हमें कहने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ने सरकार की अरावली को बेचने की नियत की चोरी पकड़ ली। जनता को समझ में आ गया कि ये 100 मीटर की पैरवी सरकार ने क्यों की, सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड क्यों लिया, केंद्र सरकार का स्टैंड क्यों था 100 मीटर का, क्योंकि 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं। 100 मीटर का जो सरकार ने जो पैरवी करी उसको ना सिर्फ जनता नकार रही है, उसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने कहा कि 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने कहा, एमएस क्यूरी ने, कि 100 मीटर का औचित्य नहीं, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि इसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इसकी पैरवी करी और ये गाइडलाइन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो ये 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश की जनता जागरूक हो गई, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या नियत थी सरकार की, वो नियत पकड़ी गई, और उस नियत के पकड़े जाने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार बयान आए पिछले 2-3 दिनों से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी का बयान आया पैरवी करते हुए कि ये कोई नुकसान नहीं होगा अरावली को, और ये ठीक आया है, इसमें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस निर्णय के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के की पैरवी करते हुए उनके बयान आए। और दूसरे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के भी बयान आए। मुखर होके कैबिनेट, केंद्र की कैबिनेट के 2 ही मंत्रियों के बयान आए। इत्तेफाक से 2 मंत्री वो मंत्री थे जिन्होंने गुड़गांव में अगस्त के महीने में एक पेड़ मां के नाम यहां पर लॉन्च किया था, और यही 2 मंत्री देश की सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में सबसे मुखर होकर सामने आए और कह रहे हैं कि ये केवल विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें फैसले में कमी, या देश की जनता कह रही है। और जनता जनार्दन होती है, देश की जनता इनकी नीयत पहचान चुकी है, इनकी नीयत समझ चुकी है। पहले ही अरावली में किस तरीके से अवैध खनन, बिल्डर माफिया, रियल एस्टेट माफिया, माइनिंग के भेंट अरावली का कितना नुकसान हो रहा है, ये देश की जनता देख चुकी है, देख रही है। समय समय पर उसकी सारी रिपोर्ट्स भी सबके सामने आई है। हरियाणा में कितना बड़ा खनन घोटाला चल रहा है। सीएजी ने 2019 में, सीएजी ने जो रिपोर्ट विधानसभा में टेबल हुई थी, अगर उसके बाद ये 100 मीटर वाला भी अगर लागू हो गया तो कैसे बचेगी अरावली, कैसे बचेंगे पर्वत, कैसे बचेगा पर्यावरण। भ्रष्टाचार के भेंट पर्यावरण को चढ़ाने की इस सरकार की बैकडोर से कोशिश को देश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। और हम भी सरकार को यही चेतावनी देते हैं कि सरकार पहले तो इस पे जनता से माफी मांगे, और हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है तो पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम मांग करते हैं ये सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि हर प्रदेश का एफिडेविट वहां पे सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ता है। हरियाणा सरकार का क्या एफिडेविट था अरावली को लेकर, अरावली की परिभाषा को लेकर? हरियाणा सरकार का एफिडेविट सार्वजनिक किया जाए, हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था ये बताया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार भी एक्सपोज हो, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी, हमारा मानना है, वही स्टैंड लिया, क्योंकि वही लॉबियां थी
बिल्डर लॉबी, माइनिंग लॉबी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेस हाउसेस से संबंधित लॉबीज, जिनका दबाव केंद्र सरकार पे था, जिनकी मिलीभगत के साथ केंद्र सरकार ने 100 मीटर की पैरवी करी, वही लॉबीज कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का भी जो भी एफिडेविट दिया गया होगा उसके पीछे दिखाई देंगे। तो पहले हरियाणा सरकार क्या स्टैंड था, और उसके बाद अब हमारी मांग ये है कि सरकार स्वयं देश की जनता से माफी मांगकर रिव्यू पिटीशन फाइल करे, पारदर्शी रूप से देश की जनता के सामने आए। ये मैं पारदर्शी इसलिए भी कह रहा हूं कि जब ये जजमेंट आई उसके अगले दिन ही विधानसभा का सत्र था, और हरियाणा की विधानसभा में आफ्ताब जी यहां पे उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस पर कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया अरावली के मुद्दे पे। मैं गुड़गांव की जनता को बताना चाहता हूं, मैं हरियाणा की जनता को आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने शॉर्ट टर्म डिस्कशन का नोटिस दिया अरावली पर, कि अरावली के जो हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। भाजपा सरकार ने कहा कि हम इस पर डिस्कशन नहीं कराएंगे। विधानसभा में अगर गुड़गांव के, फरीदाबाद के मुद्दों की चर्चा हरियाणा की विधानसभा में नहीं होगी तो क्या लंदन में जाके हाउस ऑफ कॉमन्स में की जाएगी? यह मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की जनता से सवाल। अगर अरावली के ऊपर इतनी बड़ी तलवार लटक गई और उस पे हरियाणा का विपक्ष, जो मजबूत विपक्ष है, 37 विधायक है, हरियाणा का विपक्ष अगर उस पे एक चर्चा कराना चाहे, आप फैसला की तो की बात है। उसके बाद दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बयान आए जिन्होंने पैरवी करी इसकी, और उसके बाद एक गाइडलाइन भी आई। वो गाइडलाइन भी मात्र छलावा है। आपका कोई उस पर संबंधित प्रश्न होगा तो उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज हमारी यही मांग है, रिव्यू पिटीशन। इस निर्णय को, 100 मीटर के निर्णय को निरस्त कराने के लिए सरकार स्वयं जाए सुप्रीम कोर्ट में। अरावली को बचाने के लिए हम सभी संघर्ष के लिए संकल्पित हैं। सरकार ये ना सोचे कि अभी केवल राजस्थान में आंदोलन हो रहा है। सरकार को आज हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार जब एमएसपी को खत्म करने के लिए बड़े व्यवसायिक घरानों के इशारे पे किसानों के कृषि कानूनों को बदलने की सरकार ने पहल करी और पंजाब में आंदोलन हुआ, तो सरकार ने सोचा कि केवल पंजाब में होगा, लेकिन हरियाणा के लोग जब साथ आए तो उसका भी सरकार को याद होगा कि सरकार जब हरियाणा के लोग उसमें आज अरावली को लेकर राजस्थान अकेला नहीं है, हरियाणा के लोग अरावली को बचाने की इस लड़ाई में पूरी तरीके से साथ हैं, और सरकार समय रहते सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी पैरवी को बदले, इस फैसले को बदलवाए। नहीं तो हम जब साथ आएंगे संघर्ष में और आंदोलन में तो सरकार को याद होगा जब हरियाणा के लोग साथ आते तो सरकार उसके बाद वहां भी अंततः सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे, और यहां भी पीछे हटाने पे पड़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये हमारी बात थी। और ये इसके इन्होंने एक और मेरे को याद दिलाई बात कि तीसरे मंत्री का जिनका बयान आया है वो कृष्णपाल जी का बयान फरीदाबाद से भी आया है कि भैया अरावली को अगर लीज नहीं देंगे तो विकास के लिए विकास कहां से होगा, लीज पे नहीं देंगे, इस तरह का कोई बयान आया है। ये मेरे को लिख के तो दो मंत्रियों के तो मैंने बताया बयान, ये तो नेशनल चैनल्स में थे, भूपेंद्र यादव जी का और खट्टर साहब का पिछले 2-3 दिनों से नेशनल चैनल्स पे बयान आ रहे थे, मगर हमारे कृष्णपाल जी का भी इस पे बयान आया हुआ है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये कौन लोग इसके पीछे हैं वो अपने आप ही उजागर हो रही है सारी बात। तो यही आज हमारा एक ही मुद्दा है, यही मुद्दे के लिए हमने आपके माध्यम से हरियाणा की सरकार को भी चेतावनी देते हैं और हरियाणा के लोगों के सामने भी हम ये प्रश्न रखना चाहते हैं कि भाई अगर विधानसभा में ऐसे मुद्दे भी अब नहीं उठाए जाएंगे तो प्रजातंत्र का क्या होगा, फिर चुनाव का क्या, लोगों के जनता। ये जंगल सफारी, जंगलों को
खत्म करने की मंशा रखने वाले लोग जंगल सफारी की बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन वहां भी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। किस नियत के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स, ये सरकार कहां से कौन सी पर्यावरण क्लियरेंसेज आई है और पर्यावरण को कैसा लाभ है। मैं ये भी एक और बात कह दूं, ऐसे समय जब दुनिया का सबसे प्रदूषित वातावरण हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र में अलग अलग शहरों में, गांव में बना, जब जरूरत तो ये थी कि देश की सरकार ये संकल्प करे कि इन अरावली में लाखों करोड़ों पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा। ऐसे समय इन्होंने फैसला ये लिया कि भाई अरावली को हम 100 मीटर का मतलब ये है कि हरियाणा की तो लगभग सारी अरावली की पहाड़ियां अरावली में ही नहीं गिनती हो। ये तो उस तरह की बात है कि भाई इतने जिसकी हाइट 5.5 से ऊपर है वो इंसान है, उससे नीचे नहीं। ये इस तरह की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरावली तो अरावली है, वो तो पहाड़ है, जंगल तो जंगल है। लेकिन ये कैसी इसकी परिभाषा आई? पहले ये नाम बदलने में विश्वास रखते थे, अब ये परिभाषाएं बदलने में विश्वास रख रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो जंगल सफारी है, ये जंगल सफारी का क्या प्रोजेक्ट है और इसके पीछे कहीं रियल एस्टेट माफिया का तो कोई प्रेशर नहीं। आसपास के क्षेत्र के अंदर कई रियल एस्टेट की कंपनियां इसमें आगे आ रही है, ऐसा हमें सुनाई दे रहा है। तो हमें ऐसी जानकारियां हमें मिल रही है। तो ये सारे प्रश्न आज उठ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सी रियल एस्टेट कंपनियां घुस गई है अरावली, आपको पता है। फार्म हाउसेस काटे जा रहे हैं। पिछले 10 साल में किस किस के वहां फार्म हाउस बने वो भी आप लोगों को भी पता है। हम आज आपके बीच में यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार की चोरी पकड़ी गई है और डाका डालने की नियत भी पकड़ी गई है, मगर डाका नहीं डालने देंगे अरावली का। दीपेंद्र जी, सर जो गवर्नमेंट का इस तरह से हमारे की यूटर्न है, जो वन मंत्री हमारे कह रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको रिट्रीट की तरह मगर यूटर्न नहीं है। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट सर्टनली इज ऑन बैक फुट, मगर यूटर्न नहीं। यूटर्न क्यों नहीं है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि भाई हम अभी नई माइनिंग के, नई खनन की कार्रवाई के लिए नए पट्टे नहीं देंगे, इन प्रदेशों को कहा गया। ये मात्र सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश है 100 मीटर वाले, उसकी जो प्रोविजनल कंप्लायंस है, ये प्रोविजनल कंप्लायंस है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी बिंदु 52, 5, 6 और 7, ये 3 में पढ़ के सुनाता हूं। इससे पता चल जाएगा कि सरकार बैकफुट पे तो जो आई है, फायर फाइटिंग कर रही है और इसको ये वाले अपने निर्देशों को दूसरी तरीके से निर्देशों की मार्केटिंग की जा रही है कि जैसे सरकार अरावली को बचाने के लिए, लेकिन हकीकत इससे विपरीत है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, 52(5) we further direct that till NPSM is finalized by the ministry, no new mining leases should be granted. Second, you will say 52(6) we further direct upon the NPSM being finalized by ministry in consultation with the ICFRE, mining would be permitted as per the NPSM only in those areas wherein sustainable mining could be permitted. Third, in the meantime, the mining activities in the mines which are already in operation would continue in compliance with recommendations made by the committee. कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर के अनुसार आप सतत खनन प्रबंधन योजना बनाएं और वो योजना बनने तक नए खनन पट्टे
जारी नहीं किए जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है। तो ये उन आदेशों के अनुसार उसकी टेम्पररी प्रोविजनल कंप्लायंस करने के लिए कहा है कि जब तक हम वो योजना बनाए नहीं, यानी कि योजना क्या, जब तक वो योजना बनाए कि कौन सा पहाड़ 100 मीटर ऊपर है 100 मीटर नीचे है कहां पे, वो योजना बनके जब तक नहीं आए तब तक उन्होंने माइनिंग के नए माइनिंग पट्टे देने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार अभी तक ना तो रिव्यू पिटीशन में गई है, ना मंत्री जी ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं इनसे वो सहमत नहीं है, इनको लेकर सरकार जाएगी। उन्होंने तो उन निर्देशों को का बचाव किया है, भूपेंद्र यादव जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने उन निर्देशों का इन दोनों मंत्रियों ने बचाव किया है और बचाव करते हुए कहा है, उनको डिफेंड किया है और कहा है कि भाई उन्होंने नाम लिया एफएसआई का कि भाई जो फॉरेस्ट सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार, और फॉरेस्ट सर्वे वालों ने कहा कि नहीं हमने कोई ऐसा सर्वे नहीं किया। और बल्कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें तो अगर आप देखो उसको अच्छे से फाइन प्रिंट पढ़ो तो आप उसमें आप ये पाएंगे कि उनका तो अनुमान है कि इसके अनुसार तो लगभग 90% अरावली की डेफिनेशन में नहीं आएगी। आप नाम बदल देते हैं, मनरेगा की योजना आपने जीराम जी कर दी, योजना में आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो 100% से घटा के 60% कर दिया, तो उससे क्या योजना अच्छी हो जाएगी? आप अरावली की परिभाषा बदल दी तो क्या उससे अरावली बच जाएगी? कल को आप गुड़गांव, एनसीआर, दिल्ली का नाम बदल दो, इसका नाम आप बदल दोगे तो क्या एक्यूआई कम हो जाएगी? ये मैं समझता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो निर्देश है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ये भी जनता को कहीं ना कहीं इस मामले में भ्रमित करने का एक प्रयास है। जब तक स्पष्ट रूप से केंद्र की सरकार और ये जो प्रदेश सरकारें, क्योंकि इनमें तो अब चारों प्रदेश सरकार भाजपा की, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन्होंने एफिडेविट दिए, चारों प्रदेश सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, केंद्र से सरकार का तो एफिडेविट आ गया लोक के संज्ञान में, राजस्थान का भी आ गया, जैसे मैंने कहा हरियाणा का तो अभी तक एफिडेविट भी नहीं आया लोक के संज्ञान में। क्या हरियाणा सरकार क्या स्टैंड था वो भी एक्सपोज होना चाहिए। फौरी तौर पर जो नई गणित पढ़ा रहे हैं कि 90% बचा लेंगे हम, और इस तरह का एक दिल्ली में शुरू कर दिया था उन्होंने, तो ये फौरी तौर पे एक टैक्टिकल रिट्रीट की तरह गवर्नमेंट लगी हुई है। टैक्टिकल रिट्रीट नहीं, मैं केवल सरकार को बैकफुट पे देखता हूँ। जब जन आक्रोश पूरे देश में इतना बड़ा, तो सरकार को केवल अपना मीडिया मैनेजमेंट के लिए सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार ने जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इनको जारी करने ही थे, उन निर्देशों को दूसरे ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन ये सरकार ने यू टर्न नहीं लिया। अगर अपनी पॉलिसी लेवल पे यू टर्न, वही हमारा जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है इस संघर्ष का, अरावली बचाने का, वो यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, अपनी गलती मानने, देश की जनता से भी माफी मांगे और सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांगते हुए अपना स्टैंड बदले और अरावली को बचाने के लिए एफिडेविट दे सरकार। जितेंद्र जी, मेरा सवाल दो बार रह गया। मैं एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली पर्वतमाला को पहाड़ियों की श्रृंखला माना है। उसमें ऊंचाई का कहीं कोई जिक्र नहीं था, फरीदाबाद से लेकर राजस्थान तक। अब 23 साल के बाद ऐसा क्या होगा वो 100 मीटर की ऊंचाई वाला मामला आ गया? और इसके पहले अभी उन्होंने सवाल किया था जंगल सफारी का, उसके लिए मंत्री जी पता नहीं किस किस स्टेट में कहाँ जा कर के दुनिया भर का स्टेटमेंट दिए कि इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ये कहीं केंद्र सरकार से प्रेरित निर्णय तो नहीं है? ये केंद्र सरकार ने जो पैरवी करी, जैसे पहले कह चुका हूं कि वो पैरवी जो की, जो एफिडेविट दिए गए, जो स्टैंड था केंद्र सरकार का, वही स्टैंड आखिर में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय में उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट की एमएस क्यूरी, क्योंकि इसमें न्याय मित्र
सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा अपॉइंटेड न्यायमित्र, उनका जो स्टैंड था वो अरावली के पक्ष में था, 100 मीटर के पक्ष में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई, उनका जो एक्सपर्ट्स, उनका जो रिकमेंडेशन था वो भी अरावली के पक्ष में था, लेकिन केंद्र सरकार अपने स्टैंड पे अड़ी रही। और मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ केंद्र सरकार अड़ी रही, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान का तो एफिडेविट आ गया लोगों के सामने, लेकिन बाकी चारों प्रदेश सरकारों ने भी वही एफिडेविट किया, ऐसा मेरा मानना है। अब ये क्योंकि हरियाणा का एफिडेविट अभी तक आया नहीं, जो मैंने प्रश्न पूछा, तो जब सारी सरकारों ने और केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया और एक तरह की पैरवी करी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये 100 मीटर वाली बात मानने से मना कर दिया था, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पुराना खुद का जो फैसला था उसको की बजाय ये नया जो स्टैंड लिया, जिसके पीछे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों की गलत पैरवी उसके जिम्मेदार है, और इसीलिए हम ये सरकार से ही सवाल कर रहे हैं। सर, आपने कृषि कानून का जिक्र किया और जिस तरह से आंदोलन हुआ, लास्ट में वो कानून वापस लेना पड़ा, तो क्या अरावली के लिए भी इस तरह का आंदोलन होगी? मैंने यही कहा है कि जब कुछ बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के इशारे से कृषि नीति में परिवर्तन लाकर सरकार ने 3 कानून बनाए थे, कृषि कानून, और एमएसपी व्यवस्था और मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की बात आई थी, तो एक आंदोलन चला था। वो आंदोलन सरकार ने कहा पहले केवल पंजाब का आंदोलन है, लेकिन जब हरियाणा के लोग भी उसमें शामिल हुए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ऐसे ही अरावली को सरकार केवल राजस्थान के लोगों का आंदोलन ना माने, आज पूरे देश के नौजवान नवयुवक इस पर आक्रोशित है, और यदि सरकार तुरंत देश से माफी मांगते हुए, सुप्रीम कोर्ट से भी खेद प्रकटते हुए, अपना स्टैंड बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएगी, तो अरावली को सरकार नुकसान पहुंचाए और हम मूक दर्शक बने बैठे रहे, ये संभव नहीं है। हम हरियाणा वासी भी इस संघर्ष में राजस्थान, गुजरात वासियों के साथ आएंगे, और जब हरियाणा वासी के इस संघर्ष में साथ आते हैं तो सरकार याद रखे कि क्या उनको पिछली बार जिस तरह का संघर्ष का सामना करना पड़ा था, सरकार उस तरह के संघर्ष के सामने के लिए तैयार है। जो जैसे कृष्णपाल जी का बता रहे हैं बयान, उसी तरीके का था, और मैंने देखा कि इसमें कई भाजपा के मंत्री के बयान, याद जी आपका जो प्रश्न है, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ उसमें। आज हमारा देश दुनिया के उन देशों में है जहां फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। जापान के क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट जापान में नहीं है, जहां 80% फॉरेस्ट कवर है जापान में। हरियाणा प्रदेश में तो 2% है, वो भी नाम का। तो जब डेवलपमेंट, विकास के नाम पे कोई भाजपा का मंत्री इस तरह का जो बात करे, ये वही मंत्री हैं जो जापान में और यूरोप में घूम के आए, अमेरिका में घूम के आए। किसी देश में, अमेरिका के अंदर 60% फॉरेस्ट कवर है, जापान के अंदर 80% फॉरेस्ट कवर है। जब वहां संतुलन के साथ डेवलपमेंट भी हुआ, जॉब्स भी हुई, तो ये तो पॉलिसी प्लानिंग की बात। और हरियाणा जैसे प्रदेश में मात्र 2% फॉरेस्ट कवर, तो क्या अगर ये नहीं रहेगा तो ये बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, बड़ी बिल्डिंगें अगर आप बना देंगे और अगर सांस लेने के लिए सांस ही नहीं बचेगी तो बिल्डिंग में कौन रहेगा? ये कैसा प्रश्न है? संतुलन तो पर्यावरण के साथ इतना तो नहीं दे, दुनिया में सबसे कम, और दुनिया में सबसे कम फॉरेस्ट कवर ही नहीं है हमारा, दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण भी है, ये भी हम जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप अरावली को और ज्यादा एक तरीके से अरावली पर इतना बड़ा प्रहार कर रहे हो कि अरावली उसके बाद नाम मात्र के लिए बचेगी, जब दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण आप झेल रहे हो, दुनिया में सबसे कम फॉरेस्ट कवर आपके पास है। तो कहीं ना कहीं, और आपको याद होगा वायु प्रदूषण को लेकर भी हमने संसद में बात उठाई थी, मैं स्वयं मास्क पहन के गया था संसद में, उसके बाद हमारी पार्टी ने भी इसको
टेकअप किया था नेता सदन नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने भी सरकार से मांग करी थी। दुर्भाग्य की बात थी कि ये मैं दोनों बातों को जोड़ के कहूंगा, यादव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ना तो हरियाणा की विधानसभा में मैं गुड़गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं और हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, नागरिकों से, आम नागरिक से, राजनीति से ऊपर उठकर, ना तो हरियाणा की विधानसभा में अरावली पे चर्चा के लिए 1 मिनट भी भाजपा सरकार ने विपक्ष को दी। विपक्ष ने नोटिस दिया था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का हरियाणा विधानसभा में अरावली को लेकर, मगर भाजपा सरकार ने कहा कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही केंद्र की सरकार ने, हमने नोटिस दिया, मैंने स्वयं नोटिस दिया हर रोज, राहुल जी ने भी नोटिस दिया, मगर केंद्र की सरकार ने भी देश की संसद में 1 मिनट शीतकालीन सत्र में 20 दिन चला शीतकालीन सत्र, लेकिन 1 मिनट भी वायु प्रदूषण पे चर्चा का नहीं दिया। तो क्या ये जो वायु प्रदूषण की बात है या अरावली की बात है, हम दिल्ली की संसद में या चंडीगढ़ की विधानसभा में इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करवा पाएंगे, नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? अमेरिका की सेनेट में करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स में करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या कहां करेंगे? वो देश की सरकार को और भाजपा सरकार को बताना चाहिए। सर मेरे दो प्रश्न। पहला ये कि आप ये समस्या बता रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आपकी सरकार आती है तो आप अरावली संरक्षण के लिए क्या क्या करेंगे? एक यह है मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये, क्या 2005 से 2014 के कार्यकाल के दौरान अरावली क्षेत्र में, प्रतिबंधित क्षेत्र में CLU कितनी दी गई? देखिए, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं, एक बड़ी आलोचना हमारी सरकार पे ये थी कि ये माइनिंग बंद हो गई। बड़ी आलोचना, जिसका आपको याद होगा, शायद ये आपकी जानकारी में थोड़ा मैं बता दूं, कई जिलों के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पे ये बनाने का प्रयास हुआ था कि माइनिंग बंद करा दी, जबकि उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो 2000 रुपए कह रहे थे निर्देशों का NGT का माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सारी बात थी और संतुलन में चलने की बात की गई थी, लेकिन ये बड़ा मुद्दा दूसरा था। अब उसको दूसरा, वो तो भाजपा की आदत है। हाँ, ग्वाल पहाड़ी, सोना, सब ये नगर पालिका के नाम करती गई उसी समय, ये उसी समय की बात है। फॉरेस्ट कवर बड़ा था हमारे पे। सरकार रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इसका स्टैंड है, क्या आप लीगल रेमेडी पे रोक करेंगे? देखिए, लीगल रेमेडी भी अभी तो बहुत से एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब 7 जनवरी को जब कोर्ट खुलेगा तो शायद इस पर दोबारा से उनकी बात सुनी जाएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें जो स्टैंड लेना होगा लेंगे। कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मैं स्वयं उसका मेंबर हूँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, तो वर्किंग कमेटी में भी मैं इसको एज ए डिस्कशन के लिए मैं लेके आऊँगा। तो कांग्रेस पार्टी का भी कल हमारी जो चर्चा होगी, कोई ना कोई स्टैंड आपको कल शाम तक दिखाई देगा, पूरी पार्टी नेशनल स्टैंड। बाकी हमारी पार्टी ने अलग अलग जगह स्टैंड लिया है ऑलरेडी। राजस्थान में हम ले चुके हैं, हरियाणा में हम स्टैंड ले चुके हैं कि ये 100 मीटर वाली हमारी बात जो है ये हमारे लिए है, और मैं जनता के साथ है। अगर ये 100 मीटर वाला मामला लागू हो जाए तो कितने जितना आप सोच रहे हो उतना जल्दी, क्योंकि तैयारी पहले करके ये काम कराया, ऐसा लगता है। ये ऐसा लगता है, लोगों का मानना है कि भाई इतनी रफ्तार से ये गायब करेंगे, मगर जैसे हमने कहा आखिरी में इसको कंक्लूड करते हुए, भ्रष्टाचार के भेद हम ये पर्वत और पर्यावरण वो नहीं चढ़ने देंगे। बहुत भ्रष्टाचार इनका, इतने दुनिया में कोई पार्टी इतनी अमीर नहीं हुई। आपने देखा इनका बैंक अकाउंट जो पीछे है 10,500 करोड़, अब इससे ज्यादा क्या, अब इससे दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कहते थे, सबसे बड़ी पार्टी सबसे होगी भी भाजपा, अब इतना भ्रष्टाचार, उसके भेंट कम से कम हम भ्रष्टाचार की भेंट ये पर्वत और पर्यावरण को हम नहीं कर पाएंगे।